तो अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले आपको बरसाना हम लिए चलते हैं, जहां पर आज पूरे हर्षोल्लास के साथ श्री लाडली जी के मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली खेली गई। इस लड्डू होली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से बरसाना पहुंचे थे, जिन्होंने प्रेम और उत्साह के साथ मंदिर परिसर में लड्डू होली का आनंद लिया। इसके बाद कल बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। ब्रज की गलियों में आज हर तरफ होली के गीत गूंज रहे हैं और इन गीतों पर लोग जमकर झूम रहे हैं। फिजाओं में रंग और गुलाल की खुशबू भी है और जगह जगह राधा कृष्ण लीलाओं का मंचन है, जो रंगोत्सव के इस आयोजन को और भव्य बना रहा है। ये तस्वीरें राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना से आई हैं, जहां लाडली जी मंदिर में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ लड्डू होली खेली गई। लोगों पर बरसते ये लड्डू इस होली का सबसे अनोखा और सुखद अनुभव है। लड्डू होली की ये परंपरा हर साल इसी उत्साह और उमंग के साथ निभाई जाती है। जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं, लड्डुओं का आनंद ले रहे हैं। सबके ऊपर लड्डू बरसाए जा रहे हैं, रंग बरस रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। लड्डू होली में आए हैं, लड्डू पैक करके लाए हैं, सवा क्विंटल लड्डू लाए हैं। अब बहुत आनंद आ रहा है और सब लोग जोड़ रहे हैं। हम सब अगर यहाँ खड़े हैं तो विशेष तौर पे श्री जी की, हमारे लाडो की विशेष कृपा है कि हम यहाँ खड़े और आनंद ले पा रहे हैं इस लड्डू को। एकदम आनंद बरस रहा है। आप देख सकते हो कितना आनंद बरस रहा है। सब रंगों में रंगे हैं, लाडो के रंगे हुए हैं। लड्डू होली की ये अनूठी परंपरा द्वापर युग से जुड़ी है। मान्यता है कि द्वापर में बरसाना से होली खेलने का आमंत्रण लेकर सखी नंदगांव गई थीं। इस निमंत्रण को नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया और इसकी खबर पंडा से बरसाना में वृषभान जी के यहाँ भिजवाई। कहा जाता है कि श्री राधा रानी के पिता वृषभान ने नंदगांव से आए पंडा को खाने के लिए लड्डू दिए और बरसाना की गोपियों ने पंडा के गालों पर गुलाल लगा दिया। जवाब में पंडा ने लड्डू मारकर अपना बचाव किया। तभी से लड्डू होली की ये परंपरा आज तक निभाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस साल करीब 20 क्विंटल बूंदी के लड्डू इस अनोखी होली के लिए तैयार किए गए थे, जो प्रेम और भक्तिभाव के साथ इन श्रद्धालुओं पर बरसाए गए। जो रस बरस रहे हो यहाँ ब्रज में, सूरज तीन लोक में ना है। जो रस यहाँ बरसाना में बरस रहा है वो कहीं नहीं है। हमारे साथ यहाँ के गोसाई जी मौजूद है। गोसाई जी, क्या नाम है आपका? मोन्टू गोस्वामी, राधा रानी मंदिर सेवा है। लड्डू होली हो रही है, क्या कहोगे? सभी जी महारानी की कृपा बरस रही है। जब राधा रानी के निज महल से नंदगांव में निमंत्रण भेजा जाता है, तो निमंत्रण स्वीकार की जब खबर आती है सभी जी के पास, तो लड्डुओं से बरसात करी जाती है। उसी खुशी में लड्डुओं से बारिश हो गई है। सभी जी का कृपा रूपी रंग बरस रहा है, आनंद आ रहा है। सभी जी श्यामा श्याम कृपा बरसा रहे बैठ कर। आजू की होली है रही है। आज में रज में होली में बसिया है। ये गोस्वामी समाज के लोग बैठे हुए हैं, समाज गायन कर रहे हैं। इसमें क्या सुनाया जाता है? गोस्वामी समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। नंदगांव की गोपी भौआ मांगने आई, तो नंदगांव की जो गोपी है होली खेलने के लिए भौआ मांगने आती है, तो उस खुशी में यहाँ पे संतों की वाणियों का गायन किया जाता है। श्री जी महारानी की कृपा बरस रही है। पूरे ब्रजधाम में रंगों का ये त्योहार 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है और फिर मंदिरों में खेली जाती है होली। इसके बाद रंगोत्सव का अगला चरण इसी लड्डू होली से शुरू होता है, जिसके अगले दिन बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली होगी, जिसमें बरसाना के हुरियारिन नंदगांव के हुरियारों को हंसी मजाक में लाठियों से मारती हैं और हुरियारे खुद को ढाल से बचाते हैं। ये पूरा आयोजन बहुत ही मजेदार और उत्साह से भरा होता है।
ये परंपरा किसी लड़ाई का प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम, मजाक और खुशी का प्रतीक मानी गई है, जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग मथुरा आते हैं। इस साल भी ब्रिज की गलियों में श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ जुटने लगी है। पूरा बरसाना है वो राधा कृष्ण में हो गया है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं बड़ी अपनी सुध-बुध खो इस तरह नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अगर हम इस पूरे रास्ते पे जाएंगे तो इसी तरह का नाच गायन ये सब देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पहुँच रहा है वो राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण की लड्डू होली, लट्ठमार होली इन सबको देखने के लिए आए हैं और अपनी सुध-बुध खो दी है इन लोगों ने। इन्हें केवल प्रेम ही मालूम है, अपनत्व मालूम है, समर्पण मालूम है, क्योंकि यहाँ जो है ना प्रेम है इस होली में, उत्साह है इस होली में, उमंग है इस होली में, जो इनमें देखने को मिल रहा है। होली से जुड़े इस अनूठे आयोजनों की वजह से ही ब्रिज की होली देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर जम्मू के रियासी जिले से है, जहां पर सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर में हिमालय नदियों के प्रबंधन में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। पहली बार चिनाब नदी में ड्रेजिंग और गाद निकालने का काम शुरू किया गया है। सरकार के इस कदम से न केवल बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी बल्कि भविष्य की जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार होगा। चिनाब नदी पर बना ये विशाल डैम चिनाब नदी पर बना ये विशाल डैम जम्मू कश्मीर ही नहीं उत्तर भारत के कई मैदानी राज्यों को भी अपनी बिजली से रोशन करता है। आज ये डैम एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लाइफलाइन चिनाब नदी में पहली बार ड्रेजिंग तकनीक के जरिए गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। ये भारी भरकम मशीनें इसी काम में दिन रात लगी हुई है, जो चिनाब नदी की तलहटी में जमे कीचड़ और रेत को हटा रही है। सामने जो ड्रेजर मशीन जो लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि सलाल डैम के शोर पर खड़े हैं और यहीं से जो है वो सिल्ट निकालने का कार्य जो है वो प्रगति पर है। काफी सारी मशीनरीज का, आधुनिक मशीनरीज का जहां पर उपयोग किया जा रहा है ताकि यहां से जो है वो सिल्ट जो है जल्द से जल्द बाहर निकाली जा सके और ज्यादा से ज्यादा बिजली जो है वो तैयार हो सके। कितना रेत निकालने का जहां पर रोज कार्य हो रहा है, इसके बारे में बताएं। इधर रेत निकालने का कम से कम कोई 100 गाड़ी तो रोज की निकल जाती है। कितनी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं जेसीबी, या फिर अगर अन्य मशीनरी की अगर बात करें, कितनी मशीनरी लगी हुई है? मशीनरी तो इधर 12 मशीनें हैं टोटल, तो शिफ्ट बाय शिफ्ट काम कर रही हैं सब जी। 15-15 दिन चल रही हैं सब। चिनाब नदी में जमी इस गाद से न सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मशीनों को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि इससे नदी के बहाव में भी दिक्कत आ रही थी। मगर इस कदम के बाद अब ये दोनों समस्याएं दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बिजली उत्पादन में कितनी सटीक बढ़ोतरी होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इससे मशीनों के नुकसान में भारी कमी आने का दावा सलाल पावर स्टेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीश गौराहा की ओर से किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के पश्चात हमने इफेक्टिव सेडिमेंट मैनेजमेंट प्लान पे हम काम कर रहे हैं, जिससे हम अपनी पावर स्टेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकें और थोड़ी बहुत जो जनरेशन में फायदा होगा वो होगा, और वियर एंड टियर क्योंकि कम होगा तो फोर्स्ड आउटेजेस कम होंगे। तो उस पे हमने सिल्ट मैनेजमेंट प्लान जो हम कर रहे हैं उसमें ड्रेजिंग भी एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू सेडिमेंट को कम से कम मतलब निकाल लिया जाए और हमारे डैमेजेस कम से कम हो। सेकंड, इसके लिए हमने अंडर स्लूसेस को ऑपरेशनल बनाने के लिए एक टेंडर निकाला हुआ है जिस पे कार्य चल रहा है। तीसरा, हम फ्लशिंग से किसी तरह से सेडिमेंट को कम कर सकें। अनीश गौराहा ने बताया कि सिंधु जल संधि की शर्तों के चलते नदी में ड्रेजिंग जैसी गतिविधियां करने की इजाजत पहले नहीं थी। इतना ही नहीं, संधि की शर्तों के कारण कई महत्वपूर्ण गेट बंद रखने पड़ते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन 6 अंडर स्लुइस गेटों को खोलने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, जो सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत स्थायी रूप से बंद थे। देखिए, कर तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं कर रहे थे। जैसे ड्रेजिंग पहले नहीं हो रही थी और फ्लशिंग होती थी तो लिमिटेड पीरियड के लिए होती थी, वो भी प्रेशर फ्लशिंग ही नाम से जाना जाता है। प्रेशर फ्लशिंग अभी भी हम करते हैं।
और अभी हम इनको इफेक्टिव वे में करेंगे, क्योंकि हमको अब थोड़ा सा कॉशियस होकर इसको किसी तरह से सेडिमेंट को रिमूव करना है, हमारा ये टारगेट है। सरकार के कदम से स्थानीय लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से इलाके में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं बनी हुई थी, जिसे अब दूर किए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। लोगों को उम्मीद है कि इससे न केवल बिजली आपूर्ति बेहतर होगी, बल्कि औद्योगिक, व्यावसायिक और विकास कार्यों को भी नई रफ्तार मिलेगी। इसको थोड़ा गहरे करने का, डैम को थोड़ा डाउन करने का सिस्टम है, क्योंकि थोड़ा हमारा बिजली और बढ़िया से तैयार होगा, आगे जाएगा, बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को भी होगा, लोकल लोगों को भी हो रहा है, सभी को। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लोकल। ये कंपनी का काम चल रहा है सिल्ट निकालने का सर, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है साथ में, और साथ में ये डैम वाले सलाल प्रोजेक्ट वाले उनको भी प्रॉफिट होगा। कुल मिलाकर सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में शुरू हुआ गाद निकालने का ये काम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और मजबूती प्रदान करेगा। और तो और ये कदम हिमालयी नदियों के बेहतर प्रबंधन में भी मील का पत्थर साबित होगा। जम्मू के रियासी से गौरव पाराशर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली में चल रहे कारीगर बाजार की। दिल्ली में प्रतिभा, कला और संस्कृति का बाजार सजा है, जहां पर हस्तशिल्प से जुड़ी विरासत की झांकी देखने को मिल रही है। कारीगर बाजार में 26 राज्यों से 200 शिल्पकार पहुंचे, जो अपने साथ संस्कृति, विरासत, परंपरा और अद्भुत कला लेकर आए हैं। इन शिल्पकारों को मंच देने वाले कारीगर बाजार का मकसद सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि विलुप्त होती कलाओं और हस्तशिल्प को बचाए रखना भी है। कारीगर बाजार के आयोजकों का उद्देश्य शिल्पकारों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने का भी है, जिससे न केवल दूर दराज से ताल्लुक रखने वाले अद्भुत और परंपरागत कलाओं और कलाकारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और प्रचार को भी ताकत मिलेगी। यह प्रतिभा, कला और संस्कृति है। हस्तशिल्प से जुड़ी विरासत और परंपराओं की झांकी है। दिल्ली में देश भर के शिल्पकारों और विलुप्त होती कलाओं को जीवंत रखने वाले कारीगरों का सबसे बड़ा मंच सजा है। कारीगर बाजार गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक कला भी गवाही दे रहा है। क्ले यानी मिट्टी और कांच के टुकड़ों को इस्तेमाल कर लकड़ी के बोर्ड पर सुंदर डिजाइन उकेरे गए हैं। घर की अंदरूनी और बाहरी दीवारों को सजाने के लिए इससे बेहतर झरोखा नहीं मिल सकता है। हमारे गांव देहात में जो मिट्टी के घर होते थे, उन मिट्टी के घरों के बाहर दीवारों पर इस तरह की हम जो तस्वीरें हैं, चीजें हैं, वो बनाया करते थे डिजाइन के रूप में, ताकि वो मिट्टी की दीवार भी थोड़ी सुंदर लगे, खूबसूरत लगे। लेकिन अब उसी को इस तरह से इस फॉर्म में लेकर आए हैं। इसे लिपन आर्ट नाम दिया गया है। जो लीपने को हम कहते थे, जो गोबर लीपने को, उसी से इसका नाम पड़ा है लिपन आर्ट। मेरे साथ फरहान है। फरहान और उनके फादर इस आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात से ये पहुंचे हैं कारीगरी बाजार में। और फरहान, मोटा मोटी मैंने बताया कि जो हम लिपते थे गोबर से, उसका ये डिजाइन जो आपने इस पे उकेरा है, किस चीज का है ये? कब से ये बनाना शुरू किया? ये हमारे सेकंड जनरेशन तब से बन रहा है। और पीछे इसके वुड रहता है, ऊपर इसके पहले डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसको इसके ऊपर मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी को हाथ से 2 उंगलियों से बनाते हैं ऐसे, और उसके बाद उसको सूखने देते हैं। उसके बाद इस पे कलर होता है। कलर के बाद इस पे मिरर लगते हैं। मिरर के बाद इस पे ये जो मिट्टी है ना, उसके ऊपर कलर होता है अलग वाला। और उसके बाद मिरर लग के फिर वो तैयार होता है। और उसके बाद ये लगते हैं, दरी उसको बोलते हैं, वो लगते हैं। और उसके बाद जो हुक लगा के पूरा रेडी हो जाता है। मैं आपको अंदर भी दिखाऊं तो अंदर आप देखिए कि जो हम लोग रंगोली बनाते हैं घरों में, उसको भी इन्होंने उसी लकड़ी के ही बोर्ड पर उतारा है। और बहुत खूबसूरत, आप देखिए किस तरह से इसको अगर आप कहीं अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। ये रंगोली ही है या कुछ और बोलते हैं? नहीं, इसको बना रंगोली टाइप का बनाया हुआ है। इसको मल्टी कलर मिला के सब रंगोली टाइप का बनाया हुआ है। दिवाली पे भी लगा सकते हो इसको आप, शो पीस के लिए, घर के वॉल हैंगिंग के लिए। ये ठीक है। अभी ये बताओ कि जो ये बड़ा सा बनाया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम झरोखा है।
झरोखा झरोखा। कितना प्राइस है इसका? इसका 7000 प्राइस है। 7000 प्राइस है इसका। मध्य प्रदेश का मशहूर गोंड आर्ट भी दिल्ली में सजे कारीगर बाजार में दिख रहा है। साल 2025 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हीरामन की पेंटिंग में पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों, पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं को जगह मिली है। सबसे खास बात यह है कि भगवान भोले के अन्य भक्त ये कलाकार अपनी चित्रकला में ब्रह्मांडीय संतुलन, शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक त्रिशूल को उकेरना नहीं भूलते। अगर किसी पेंटर से आप कहें कि वो पेंटिंग में क्या बनाएगा, तो शायद वो कहे कि नदी, पहाड़, झरना, या उसकी कल्पना में बसी कोई स्त्री, या फिर कोई उसका इष्ट, उसका ईश्वर। लेकिन मेरे साथ हीरामन जी हैं, जिन्होंने कहा कि मैं अपनी पेंटिंग में बनाऊंगा अपना गांव, अपने गांव की संस्कृति, मेरे गांव में क्या कुछ होता है उसकी एक झलक, मेरे गांव में उत्सव कैसा होता है उसकी एक झलक, मेरे गांव में कैसे लोग डांस करते हैं, मेरे गांव में कैसे लोग कहानियां सुनाते हैं, ये सब कुछ मैं अपनी पेंटिंग में बनाऊंगा। और हर पेंटिंग के दो आधार होंगे। पहला ये कि आपको इनकी हर पेंटिंग में पेड़ दिखाई पड़ेगा, हर पेंटिंग में आपको उनकी एक पेड़ दिखाई पड़ता है। और दूसरा ये कि हर पेंटिंग में आपको शिव जी का त्रिशूल दिखाई पड़ेगा। हालांकि कई बार वो इतना बारीक है उसे पहचानना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपको बता दूं कि हीरामन जी मध्य प्रदेश से आते हैं और वो नेशनल अवार्ड अपने काम के लिए उन्हें मिल चुका है खुद राष्ट्रपति से। कि इस पेंटिंग में आपको दिखाई पड़ेगा कुछ महिलाएं हैं जो महुआ के पेड़ के नीचे हैं और वो महुआ बीन रही हैं। कई गांव में ऐसा होता है। अब आप ये देखिए कि इसकी भी जो जड़ है, उस जड़ में आपको खैर तो पेड़ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने जड़ में ये पूरी प्रकृति को बसा देते हैं। क्या खास है इस पेंटिंग में? ये पेंटिंग इसलिए है कि जो हमारे यहाँ में आदिवासी का जो महुआ चीज है, महुआ एक फूल है। सारे महुआ माने कुछ दिन रहते हैं और मैंने सड़ जाते हैं या सूख जाते हैं, जो भी होता है, लेकिन हमारे महुआ जो सालों साल तक मैंने जीवित रहता है वो रहते हैं। और हमारे आदिवासी का महुआ फूल जो है वो पारंपरिक है, क्योंकि उसकी मैंने हमने खाने में भी यूज करते हैं। उसके पहले जमाने हमारे यहाँ पे अगर हमारे यहाँ आटा नहीं है, चावल नहीं, तो उसके एक लपसिया खिचड़ी बना के खाए हैं और ये हमारे बताए हैं। और दूसरी बात उसका शराब निकालते हैं। तीसरी बात हमारे पास अगर तेल नहीं है तो उसका एक गुल्ली, ग्रीन फल होता है, उसके गुल्ली निकाल कर हमने तेल घर पे बना के और घर से ही करें, बाजार से नहीं खरीदते थे। ये जो बारीक चीजें आप देखिए, यहाँ तो आपको एक ये बड़ा त्रिशूल की झलक आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसमें डमरू बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं ना, ये भी ये कह रहे हैं कि त्रिशूल है। जी, ये त्रिशूल के डॉट करता हूँ मैं। ये त्रिशूल क्या है कि शंकर भगवान की जटा से जो चीज है, ये जो ब्रश से है, ये ब्रश से छोटे छोटे मैं ये डाल रहा हूँ ना, ये त्रिशूल के ऊपर है। और मैं एक चीज मैं पेंटिंग की चीज ये दर्शाना चाहता हूँ कि मैं पेड़ बचाओ के ऊपर मैं लेता हूँ। मेरे एक थीम लेकर के चला हूँ मैं कि पेड़ बचाओ, और पेड़ बचा है तो हमारी सारा जिंदगी है, सारा चीजें हैं। देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो इन चप्पलों को नहीं पहचानता हो। इनकी पहचान सस्ता, सुंदर और टिकाऊ चप्पलों के तौर पर होती रही है। हालांकि अब इन मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल चुकी है। दुनिया भर के रईसों के बीच खास पहचान रखने वाला इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पलों को बेचना क्या शुरू किया। देश के बाहर भी ये मशहूर होने लगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से दिल्ली आई मनीषा का परिवार कोल्हापुरी चप्पलों को बनाने वाली चौथी पीढ़ी है। इस परिवार से प्राडा कंपनी ने सबसे पहले संपर्क किया था। प्राडा वाले हमें हमारे पास पहुंचा था। उन्होंने हमें बोला था कि आप हमारे जैसे कोल्हापुरी बनाकर दिखाओ, तो हमने उनको बना के दिखाया था। सेम कोल्हापुरी चप्पल हमारे वहाँ वर्कशॉप में आए थे, वो कोल्हापुर में हमने उनको दिखाया था। लेकिन वो जो प्राडा की चप्पल है वो असली लेदर की नहीं है, मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि मैंने उससे खुद मैंने बनवाई है। वो लेदर से बनती ही नहीं। जो काम किया हुआ लेदर होता है वो वाला लेदर है। हमारा लेदर है वो बफेलो से चप्पल बनती है, बफेलो लेदर से, और हाथ से सारा बनता है उसका। और प्राडा का है जो वो उसका ज्यादा मशीन का काम है। तो उन्होंने हमें बोला था, लेकिन हमने उनका और हमारा कुछ ये हुआ नहीं। हमें वो चप्पल ही नहीं अच्छी लगी, क्योंकि हमारी चप्पल असली है, साउंडिंग वाली चप्पल है। ये चप्पल ना, ये देखो बजेगी, ये चलते समय इसमें साउंड आएगा ये चप्पल में। और ये देखिए, ये
2-2,500 साल पुराना डिजाइन, ये शाहू चप्पल बोलते हैं, जो कोल्हापुर के शाहू महाराजा थे ना, उन्होंने ये कम से कम 15 दिन लगता है एक चप्पल बनाने में। और ये क्लासिक कोल्हापुरी देखिए, ये भी बहुत डिजाइन चल रहा है, जो सबसे पुराना डिजाइन है, ये कस्टमर को चाहिए। ये क्लासिक कोल्हापुरी है, ये पैर से लेके जा रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड इज गोल्ड चल रहा है ना आजकल, इसके लिए। कई नए प्रयोग भी आप लोग कर रहे हैं इसमें। हाँ, ये अभी थोड़ा सा ऑक्साइड चाहिए ना, ऑक्साइड ज्वेलरी वाला भी कस्टमर को कुछ नया चाहिए, इसलिए हमने कलरफुल भी बनवाई है। बहुत सारे कलर भी बनते हैं कोल्हापुरी में, जो अभी कस्टमर की मांग है उस हिसाब से हम बना रहे हैं। मेटल यानी धातु से बना मिनिएचर आर्ट भी अद्भुत है। राजस्थान से आए रतन मूल रूप से लोहार थे। पहले लोहे के बर्तन बनाते थे, लेकिन फिर प्रकृति से प्रेरणा लेकर बेहद छोटे छोटे जीव जंतु बनाने लगे। रतन जी मेरे साथ में हैं, राजस्थान से आए हैं और मूल रूप से लोहार हैं, लोहे के बर्तन बनाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले रतन जी को कुछ ऐसा जुनून जागा कि उन्होंने ऐसे छोटे छोटे, आप देखिए, मिनिएचर बनाने शुरू कर दिए। और इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये बोलते हैं कि जब कभी बारिश होती थी तो बारिश में से छोटे छोटे कीट पतंगे निकल कर बाहर आते थे, दिखते थे, तो उनको देखकर मेरा मन किया कि मैं भी इतना छोटा ही कुछ बनाऊं, और इनकी इस सोच ने ही आज इनको बिल्कुल अलग पहचान दे दी है। क्या क्या बनाया है आपने? जी सर, ये मक्खी है। मक्खी है ये? हाँ जी, ये मकड़ी है सर। ये हमारी तरफ बोलते हैं राम जी का घोड़ा, टिड्डा बोलते हैं हम लोग। टिड्डा बोलते हैं हमारे राम जी। ये बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, डॉग्स है सर, कौवा है, डक्स है, पिकॉक है, हिरन है, डायनासोर है, हॉर्स है, कैमल है, अलग अलग तरह के सारे। छिपकली है वो? छिपकली है सर। सांप भी बनाए आपने? हाँ, सब बनाए हैं। बिच्छू सब आइटम है सर इसके अंदर। कैसे इसको बनाने की प्रेरणा मिली? मन में कैसे आया आपके? मन में तो जैसे सर इन आइटमों को देखते थे हम, फिर शुरू करते थे भाई हम ऐसा बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमें ये मतलब प्रेरणा पूरी मिली, मैंने पूरे आइटम बनाना चालू कर दिए सर। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर खास सुगंध वाले परफ्यूम, डिओड्रेंट और रोल ऑन भी कारीगर बाजार में मिल रहे हैं। खास बात यह है कि ये अल्कोहल मुक्त और प्राकृतिक तत्वों से ही बने हैं, ताकि 3 से 4 साल के छोटे बच्चों के कोमल त्वचा पर जलन न हो। बच्चे जिद करते हैं और जब वो लगा लेते हैं तो उससे उनकी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, बिकॉज एवरी केमिकल इज रिएक्टेड टू योर बॉडी, और जो चेंज करता है उसको हार्मोनल चेंजेस में, हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आपको बहुत तरह की बीमारी लग जाती हैं। सो जो हमने सॉलिड परफ्यूम बनाया है, आप उसको एज अ डीओ यूज करो, एज अ परफ्यूम यूज करो, वो क्या है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर के बहुत नेचुरल तरीके से, बिकॉज बटर बेस्ड है, एसेंशियल ऑयल्स है, वो इतने नेचुरल तरीके से हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को, एंड नो हार्म्स टू एनी एज ग्रुप। पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट इस सच में कि वो आपकी जेब में आराम से आ जाएगा। रेट हमने पूछे नहीं अभी तक। एंड इसको आपको लगाना कैसे? यू नीड टू टेक अ वेरी लिटिल एंड जस्ट उसको अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाओ, बिहाइंड द ईयर्स लगाओ, या एज अ डीओ आर्मपिट पे लगाओ, एंड जस्ट लवली एज योर्स। तो कितने तरह के इसमें वो हैं, फ्लेवर हैं? मेरे पास 4 तरीके से हैं। एक रोज है, मस्क है, ऊद है और वनीला ऑरेंज है। किन चीजों से ये बना है कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ये हार्मफुल नहीं है? इसमें सर हमने बीज वैक्स डाला है। बीज वैक्स आर फेमस टू नो, मतलब वो यूज होती है स्किन की हीलिंग के लिए, और तो इसमें बीज वैक्स डाला है, बटर्स फॉर द हाइड्रेशन एंड एसेंशियल ऑयल फॉर द अरोमास। दिल्ली में हुनर के इस मंच का दूसरा साल है, जहां देश भर से आए 200 शिल्पकार और दस्तकार अपने हाथों से बनी पारंपरिक वस्तुओं को सीधे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कारीगर बाजार जो हमारी फाउंडेशन है, इसको बने हुए अभी 1 साल हुआ है, और हमारा मकसद है भारत के उन कारीगरों को जोड़ना, जैसा कि नाम में प्रतीत हो रहा है, उन लोगों को जोड़ना जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और मिडिल मैन्स को हटाना जो इनसे सामान खरीद के और ज्यादा रेटों में बेचते हैं। और ये एक मुहिम है, हमारी कोशिश है, आप मेरे पीछे देखेंगे हमारे पास अभी 200 से ज्यादा आर्टिजन्स क्रॉस इंडिया, जिसमें से 27 के आसपास स्टेट्स हमने कवर किए हैं, आर्टिजन्स आए हैं, अपना सामान शोकेस कर रहे हैं, और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और काफी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। और इसमें 3 से 4 इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें टनीशिया का क्राफ्ट है, दुबई से हैं, अफगानिस्तान से हैं, इसी प्रकार से पूरे भारत का क्राफ्ट जो डाइंग क्राफ्ट है, जो भारत में आज मतलब जिसको हमारी कोशिश है कि उसको रिवाइवल की ओर लेके जाएं, वो मरे नहीं, वो जिंदा रहे। कारीगर बाजार का मकसद न सिर्फ स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देना है, बल्कि वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी मजबूत करना है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।